हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधांजलि एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? और कितनी पढ़ाई कर रहे हैं आप आजकल? कितनी घंटे आपकी पढ़ाई होती है? सब आप मुझसे शेयर किया करिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आके मुझे लिखा करिए, मैम मैंने इतनी पढ़ाई की आज। ठीक है? सब लोग शेयर करेंगे, जो जो वीडियो देखते हैं वो सब लोग शेयर करेंगे कमेंट में। ठीक है? अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करिए। आपकी अपडेशन मुझे दिया करिए, ठीक है? डेली अपडेशन चाहिए मुझे। ठीक है? और हाँ, ये जो चैप्टर चल रहा है, ये जो टॉपिक चल रहा है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मतलब 10 नंबर के तो पक्का 100% इससे आते ही आते हैं। सो आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। पूरी वीडियो में आपको बने रहना है, ताकि आप उस मिस्टेक से बच जाए जो मिस्टेक्स हमेशा बच्चे करते हैं। है ना? और मेरी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स एकदम बढ़िया उससे तैयार कीजिए। ठीक है? जो जो मैं बीच में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ, उसको भी आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए। ठीक है? ताकि एग्जाम में आपसे कोई गलती ना हो। और पिछले दो वीडियोस में जो हमने बायोलॉजी बुलेट चालू किया है क्लास 10th के लिए, तो उसमें मैंने दो वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है? सो उसमें क्या है कि एक फर्स्ट वीडियो है जिसमें न्यूट्रिशन के बारे में, और सेकंड वीडियो है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है? आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, आपका रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है? रेस्पिरेशन। देखिए, आप ये सब स्लाइड जो है, ये पहली वीडियो में हमारी थी। पहले और दूसरी वीडियोस में ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? फोटोसिंथेसिस भी हमने डिस्कस कर लिया है, स्टोमेटा का रोल भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अमीबा में न्यूट्रिशन, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। अमीबा में 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन होता है। सो ये 5 स्टेप्स के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं, और इसका जो डायग्राम है पांचों, ये भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है बना के। ठीक है? तभी आपका आंसर जो है वो 100% अच्छा होगा। ठीक है? आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं घटेंगे तब। और हमने ये भी पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था हमने ह्यूमन का। ठीक है? और मैंने ये भी आपको बोला था कि ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फिगर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आता ही है एग्जाम में। ठीक है? अगर आता है तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको 100% एकदम बढ़िया प्रैक्टिस करके। और हाँ, जब भी आप बायोलॉजी में डायग्राम बना रहे हैं ना, तो सो प्लीज आप कोशिश करिए कि आप कलरफुल पेन्स का यूज कीजिए। है ना? कलरफुल पेन या कलरफुल स्केच से आप डायग्राम को अपने बहुत सुंदर बनाएंगे, और बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, एग्जामिनर को भी अट्रैक्टिव लगेगा, और अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है? सो आप प्लीज इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा अपने एग्जाम में। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा ये डायग्राम बनाना बहुत अच्छा आना चाहिए, और उसको कलरफुल बनाइए, जितना हो सके चीजों को कलरफुल, सुंदर सुंदर बनाइए। ठीक है? ये सब भी हमने डिस्कस किया था आपसे। डाइजेस्टिव प्रोसेस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, रोल ऑफ विलाई। ठीक है? सारा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा हमने डिस्कस किया था आपसे पिछली वीडियो में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी मेरी, सो आप प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है? जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए, मेरे सारी वीडियोस के लिंक दी हुई हैं, आप सारी वीडियो को वॉच करिए। ठीक है? दो वीडियो ऑलरेडी बायोलॉजी की पड़ी हुई है, बायोलॉजी बुलेट की, और क्या है कि केमिस्ट्री की भी दो चैप्टर की वीडियोस है, उनके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस है। सो प्लीज आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको चेकआउट करिए और वॉच करिए, जरूर से वॉच करिए। ठीक है? ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो, आपकी बेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन हो। साइंस तो मतलब 100% मैं एकदम पूरी गारंटी के साथ है कि मैं ही कराऊंगी। पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना है। ठीक है? पीवाईक्यू भी पूरा सॉल्व करवाऊंगी मैं, पीवाईक्यू की सेशन लेके आऊंगी, और उसमें आपको पूरा पीवाईक्यू A to Z चैप्टर का पीवाईक्यू होगा। ठीक है? ताकि कहीं से भी आपके एग्जाम में नंबर कटने नहीं चाहिए। मेरे वीडियो से तो देख के आपके एग्जाम में कभी नंबर कटने ही नहीं चाहिए। ठीक है? सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। ठीक है? रेस्पिरेशन आपको पहले से अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज हम जान जाएंगे। ठीक है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। सबको पता है, सब लोग सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। रेस्पिरेशन ये नहीं होता जो अभी हम नाक से ऐसे सांस लिए और छोड़ रहे हैं, तो इसको हम रेस्पिरेशन नहीं बोलते, इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। हमने इनहेल किया और एक्सहेल किया। ठीक है? ये प्रोसीजर होता है। पर रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? ठीक है?
तो आज हम आपको ये सब डिस्कस करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट ही देखेंगे, वो भी एकदम बढ़िया वॉच कर सकते हैं। कोई अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है तो ये एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है, सो उसके भी काम आएगी। कोई एसएससी की, यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो यूजफुल ही है। ठीक है। So, respiration is the process of breaking down food to release energy. Respiration की डेफिनेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो फूड हम लेते हैं, अंदर जो हमको फूड जाता है, जब उसका पाचन हो जाता है, जब उसका डाइजेशन हो जाता है, तो उसका जो जो डाइजेशन होने के बाद हमारी बॉडी में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है। जो ग्लूकोज बनता है, उसी ग्लूकोज का, उससे अभी अभी ग्लूकोज बना है, अभी वो एनर्जी हमको नहीं दे रहा है। तो उससे एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, हमारी फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। और ठीक है, जब एनर्जी रिलीज होगी तब हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी और हम अपना सारा डेली वर्क अच्छे से परफॉर्म करेंगे, है ना। लाइक आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे, अपना एंटरटेनमेंट अच्छे से करेंगे, और बाकी जो भी आपको पसंद है वो सब अच्छे से करेंगे। आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। सो तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है। हमने हमारे बॉडी के अंदर जो हमने फूड लिया है उसका ब्रेक डाउन होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। जो रिलीज एनर्जी होगी हमारे बॉडी में, ठीक है, एक साथ ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी, हम सब तो एक साथ यूज नहीं करेंगे, कुछ हम बचा के भी रखेंगे, है ना। ठीक है। मान लीजिए आपके पास ढेर सारे पैसे आए तो आप एक बार में तो उड़ा नहीं देंगे उसको, कुछ जहां जहां आपको जरूरी होगा वहां वहां आप इस उसको यूज करेंगे। बाकी को या तो आप बैंक अकाउंट में रखोगे या तो अपने पास कैश मनी रखोगे, जो भी आपको सही लगेगा वो आप करोगे। सेम ऐसा ही एनर्जी में भी होता है ना। एनर्जी रिलीज होती है ब्रेक डाउन करके फूड को, सो फिर हम जो रिलीज एनर्जी होती है उसको स्टोर करते हैं। उसको स्टोर हम किस रूप में करते हैं? उसको हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर से क्वेश्चन पूछता है। शॉर्ट में पूछ ले, क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू बना के पूछ ले, ठीक है, तो पूछता ही है। एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। सो हम पढ़ेंगे एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म आप एक बिल मेरे साथ याद करिए। ठीक है। बिल्कुल याद रखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। आपको भूलना नहीं चाहिए। अभी मुझे तो नहीं लगता कि मेरे पढ़ाने के बाद आप भूल जाएंगे, भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं पढ़ा दूं तो फिर भूलना ही नहीं है आपको। फिर हमारा दो होते हैं, एक एडीपी होता है, एक एटीपी होता है। एटीपी क्या होता है? जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है। और एडीपी क्या होता है? खाली डब्बा होता है, जिसमें एनर्जी अभी नहीं है, एनर्जी को भी भरना है। तो एडीपी क्या है? खाली डब्बा है, जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। और एटीपी क्या है? वो एनर्जी से भरा हुआ है, उसमें एनर्जी स्टोर है जो हम यूज करेंगे। सो एडीपी का फुल फॉर्म और एटीपी का फुल फॉर्म, दोनों फुल फॉर्म एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है। एटीपी का हमने पढ़ा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का क्या होगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डी फॉर डाई और उसमें टी फॉर ट्राई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है। थोड़ा हम यहाँ पे एटीपी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट ना बचे। ठीक है। कोई डाउट होता भी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझसे डाउट क्लियरिंग के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं। सो एडीपी, सॉरी, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने अभी आपको बताया किसके लिए होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है। ये क्या है? जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनता है ना, उसके लिए करेंसी है। हम जितनी एटीपी देंगे तो हमको उतनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है। जितना एटीपी हमारे अंदर होगा तो हमको उतनी एनर्जी मिलेगी। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? तो आपको आंसर देना होगा एटीपी। ठीक है। इट इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी। ठीक है। ये बहुत हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। कौन? एटीपी होता है। ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है, अरे ये एनर्जी को क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट करता है, जगह जगह पहुंचाता भी है बॉडी में, और स्टोर भी करके रखता है।
ठीक है। कब करता है? जब हमारे बॉडी में सेलुलर रिस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एटीपी का काम होता है उसको जगह जगह ट्रांसपोर्ट करना और या तो फिर स्टोर करके अपने पास रखना, जब हमको जरूरत होगी तब हम एनर्जी यूज करेंगे। ठीक है। एक्टिंग एज द इमीडिएट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर लिविंग ऑल ऑर्गेनिज्म सेल्स टू परफॉर्म डेली फंक्शन। ठीक है। जो हमारे लिए क्या कहते हैं कि इमीडिएट एनर्जी का सोर्स होता है, हमको इमीडिएट एनर्जी मिलता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एटीपी होता है। ठीक है। एटीपी का मतलब ही है एनर्जी। ठीक है। एनर्जी से भरा हुआ है बिल्कुल एटीपी, हम उसी को यूज करते हैं। और एटीपी बनता कहाँ है? कब बनता है एटीपी? जब ब्रेक डाउन होता है फूड का तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। और ये सब प्रोसीजर होता कहाँ है? सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जा रहा है, मतलब हमारे बॉडी के एक एक सेल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। कोई सिंगल सेल्ड अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर भी रेस्पिरेशन का होता है। इसीलिए बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या है कि जो हमारा फूड है उसको हम ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ये मत सिर्फ समझिएगा कि हम नाक से ऐसे इनहेल किए, एक्सेल किए, ये रेस्पिरेशन है। नहीं, ये रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है। ये ब्रीदिंग होता है, इनहेल और एक्सेल होता है। ठीक है। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वो हमारे सेल्स में होती है, बॉडी के सारे सेल्स में होती है, और हमको हर जगह एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है। पूरे बॉडी के सेल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी हमको मिलती है। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है। और एडीपी क्या होता है? खाली डब्बा होता है जिसमें एनर्जी नहीं है, खत्म हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में दिखाया गया है आपको। यहाँ पे देखिए, आप डायग्राम मैंने बनाया है, मतलब एक चार्ट है, फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने दिखाया आपको। ये एटीपी है और वाटर है। ठीक है। एटीपी है और वाटर है। अब ये एनर्जी से भरा हुआ है, एकदम एटीपी एनर्जी से भरा होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस हो गया, मतलब वाटर निकल गया और एनर्जी भी रिलीज हो गया। ठीक है। वाटर निकल गया और एनर्जी भी रिलीज हो गई। यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ है ट्राई फॉस्फेट, मतलब इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? डाई फॉस्फेट, मतलब 2 ही फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट एनर्जी के रूप में रिलीज हो गई। ठीक है। तो फिर से जब हमको लगेगा कि हाँ हमको फिर से एनर्जी चाहिए, तो इसी एडीपी में फिर से फॉस्फेट आपका जुड़ जाता है और एनर्जी स्टोर हो जाती है, और फिर से एटीपी बन जाता है। ऐसे ही साइकिल चलता रहता है, एक बार एटीपी बनता है फिर एडीपी बनता है, एक बार एनर्जी से भर जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद एनर्जी जब हम यूज कर लेते हैं तो वो खाली डब्बा हो जाता है ना। तो उसको फिर से उसमें फॉस्फेट जुड़ता है और एनर्जी जुड़ती है और फिर रीजेनरेशन हो जाता है एटीपी का, है ना। ये साइकिल चलता रहता है, एटीपी एडीपी का साइकिल चलता रहता है। ठीक है। आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। ठीक है। और वीडियो को प्लीज लाइक किया करिए, अगर कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आता है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप थोड़ा लाइक भी किया करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो रोज रोज आपके लिए लेके आती रहूं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है? ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है आपके लिए। यहाँ पे देखिए, हाँ, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, 2 टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में मैं आपको अभी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है। सो our फर्स्ट टॉपिक इज एरोबिक रेस्पिरेशंस। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही है। जो प्रोसीजर ऑक्सीजन के जो प्रोसीजर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है वो रेस्पिरेशन है। ठीक है। अब उसमें प्रोडक्ट देखिए क्या क्या लगता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये सब प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन आपका यूज हो जाता है और रिलीज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर निकलता है और एनर्जी बनती है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसीजर है वो कहाँ पे होता है? हमारे सेल में वो कहाँ पे होता है?
सो उसका पावर हाउस ऑफ द हमारा सेल जो है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। आपने पिछली क्लास में क्लास 9th में सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो यूकैरियोटिक सेल्स आपने पढ़ी होगी। यूकैरियोटिक सेल्स में आपके सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। सेल के स्ट्रक्चर में आपने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े होंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ही होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। जो रेस्पिरेशन की साइकिल होती है वो उसके अंदर ही होती है परफॉर्म। ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या करते हैं, कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि उसी से हमको एनर्जी मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है, हमारे सेल का पावर हाउस है। वो हमको एनर्जी देता है। यहाँ पे देखिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी ऐड किया है। यहाँ पे ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, आपके क्लास 9th में जरूर से आता है, सेल वाले चैप्टर में पूछता ही है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड किया है कि अगर आप प्रीवियस क्लास में जो पढ़े होंगे, अगर आप माइंड से आपके निकल गया होगा तो ताकि आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाए। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा देखिए सेकंड जो था वो था एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, पहला तो हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें क्या होता था, ऑक्सीजन का यूज होता था। ऑक्सीजन यूज करके जो रेस्पिरेशन होता था उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अवर अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जस्ट अपोजिट होगा उसका। ठीक है। ये क्या होगा? ऑकर्स विदाउट ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की जगह पे ये दूसरे प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन की जगह ये दूसरी चीजों का यूज करते हैं और उनका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है आपका एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और लेस एनर्जी बनती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी कितनी एनर्जी बनती है? लेस बनती है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी बनती है? हाई एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन हमारे अंदर जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन था इसका एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट में होता है। ईस्ट आपने पढ़ा है? ईस्ट क्या होता है? इस मार्केट में ड्राई भी आता है, लोग यूज करते हैं पिज्जा वगैरह बनाने में। वो फर्मेंटेशन होता है, जो फूल जाता है, कोई भी चीज को फुला देते हैं, फर्मेंट हो जाता है, वो नंबर अपने बहुत तेजी से बढ़ाता है। ईस्ट सिंगल सेल्ड होता है और ये फंजाई होता है ईस्ट। ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और लेस एनर्जी बनती है। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी बनती है। यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन कैसे होता है ग्लूकोज का इनसाइड द सेल। हमने बताया आपको रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। किसका ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज का। जो हमने फूड से लिया है वो उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है हमारे सेल में। वही एनर्जी हमारी स्टोर होती है एटीपी में, और वही एनर्जी एटीपी पूरी बॉडी में सब जगह सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और ग्लूकोज पहले चेंज होता है किसमें? पायरुवेट में। किसमें चेंज होता है? पायरुवेट में। ठीक है। फिर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, दो कंडीशन होती है। एक तो ऑक्सीजन होगा तो वो कैसा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन when no oxygen present, okay, then क्या फॉर्मेशन होगा? क्या प्रोडक्ट बनता है? एथेनॉल और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के विदाउट होता है, बिना ऑक्सीजन के होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है। फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और जब क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो हमारे क्या क्या प्रोडक्ट बनता है? और हाँ, इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 2 एटीपी ही बनते हैं। कितने बनते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में? सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, जो कि बहुत कम है, लेस एनर्जी है। ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जिसमें हम ऑक्सीजन यूज करते हैं तो क्या रिलीज होता है? हमारा ऑक्सीजन यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30 to 32 एटीपी की, है ना। ज्यादा एनर्जी है ना ये। यहाँ पे तो वही एटीपी रिलीज हो रही है और यहाँ पे 32 एटीपी रिलीज हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने का क्या क्या पाथ है, मतलब किस किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे हमारा ग्लूकोज है और ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है?
सेल के अंदर जो फॉर्म लिक्विड पाया जाता है, जो सेमी सॉलिड फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, उसी के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स इम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, इम्बेडेड रहते हैं सारे ऑर्गेनिज्म। सो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ब्रेक होके किसमें, पायरुवेट में। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। कैसा मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन से बना होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 6C6H12, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। सो यहाँ पे वो किसमें, वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, तो वो किसमें ब्रेक हो जाता है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। ब्रेक डाउन हो जाता है, 3 कार्बन का पायरुवेट बन जाता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। अब ये तीन तरह से इसका आगे ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, पायरुवेट का ब्रेक डाउन तीन तरह से आगे होता है। ठीक है, कौन कौन से पाथ हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के, तीन और पाथ है। ठीक है, तीन है रास्ते जिस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। फर्स्ट इज, हमने पहले भी अभी जस्ट डिस्कस किया था आपसे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, ओनली 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, फर्मेंटेशन भी इसको बोलते हैं, और ये ईस्ट में पाया जाता है। एक एग्जाम्पल है इसका, ईस्ट का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मतलब एनारोबिक, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो वो एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी होती है। फिर आपसे पूछा गया अगर क्वेश्चंस में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन का अब्सेंस है, लेकिन ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, इन ह्यूमन मसल सेल, जो ह्यूमन के मसल सेल में हो रहा है। ठीक है, जब आप रनिंग करते हो, आप बहुत ज्यादा हाई एक्सरसाइज करते हो, उस टाइम की बात है, जब आपको ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो ह्यूमन का मसल सेल्स है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब हमारी बॉडी में थोड़ी ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, फिर थर्ड वे है, जो हमारा थर्ड पाथ है जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, वो है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे परफॉर्म होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर मैंने आपको पीछे दिखाया था, अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हम यूज करते हैं अपने सारे काम को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन यूज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के 3-4 स्टेप्स से पहले मैंने आपको बताया, फिर से हम एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, देख लेते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन, देखिए पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रेस्पिरेशन की, फिर फुल फॉर्म पढ़ा था एटीपी का, एडीपी का, बहुत इंपॉर्टेंट है एटीपी एडीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने एटीपी के बारे में पढ़ा था। एटीपी को एक स्पेशल टर्म देते हैं जिसका नाम क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन था, 2 टाइप्स है, एरोबिक है, एनएरोबिक है। प्रेजेंस है ऑक्सीजन का इधर एरोबिक में, और अब्सेंस है ऑक्सीजन का एनारोबिक में। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में है, उसका प्रोडक्ट है, और कहाँ पे होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है। ठीक है, फिर ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा, है ना, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा। फिर नेक्स्ट हमारा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि कहाँ पे होता है, बिना ऑक्सीजन के परफॉर्म होता है। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, एथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और लेस एनर्जी बनती है इसमें। ठीक है, फिर हमने ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है सेल के अंदर, वो हमने पढ़ा। पहले वो किसमें, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद उसका दो होता है प्रोसीजर, अगर ऑक्सीजन मिला तो कैसा होगा रेस्पिरेशन, एनारोबिक, सॉरी एरोबिक। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो कैसा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर हमने पाथवेज आपसे डिस्कस किए, 3 पाथवेज हैं। ठीक है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के। अब देखिए रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये सब अभी हम लोग कॉमन पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन किस तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है। अब हम ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है,
ह्यूमन बीइंग के अंदर अब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन में ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम में पूछता है डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम बनाने के लिए ह्यूमन का रेस्पिरेटरी डायग्राम, लेबल डायग्राम बनाने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सो हमारे मेन ऑर्गन क्या क्या है, ठीक है। ह्यूमन में पहले तो हमको गैस चाहिए, क्योंकि गैस ऑक्सीजन चाहिए बाहर से, तो हमारा नोज है जिससे हम इनहेल करते हैं, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, नोज है, ट्रैकिया है। ये देखिए यहाँ पे हमारा नोज है, ये ट्रैकिया है। फिर उसके बाद हमारा ब्रोंकाई है, ठीक है। ये हमारा ब्रोंकाई है। और हमारे लंग्स है, ठीक है। लंग्स होते हैं दोनों, जिसमें हवा भरती है और बाहर निकलती है, ठीक है। और एल्विलाई है, एल्विलाई, ठीक है। ये छोटे छोटे से बलून जैसे जो यहाँ पे फेफड़े में पूरे फैले हुए ना, यही एल्विलाई है। इसकी नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, एल्विलाई के। अब हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई। कैसा दिखता है एल्वेलाई, ठीक है, कैसा होता है एल्वेलाई। सो एल्वेलाई आर बलून लाइक सैक, बोरे की तरह, मतलब एक फूले जैसे, बोरे जैसे होते हैं, ठीक है। बलून जैसा फूला फूला गोल गोल होता है एल्वेलाई, ठीक है। लंग्स में हमारे पूरे फैले रहते हैं, देखिए इधर ये लंग्स है ना, इसमें पूरे छोटे 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 गुच्छे की तरह, अंगूर के गुच्छे की तरह पूरा एल्वेलाई जो है वो फैला रहता है। समझिए आप अंगूर का गुच्छा, दो तरफ आपने ऐसे एक अंगूर के गुच्छे लटका है, तो वो समझिए कि वो दोनों से जो है एल्वेलाइज पूरा फूला फूला बलून जैसा, सैक जैसा, एकदम वही माइंड में इमेजिन करिएगा आप, अंगूर जैसा, ठीक है, अंगूर के गुच्छों जैसा, ऐसा ही दिखेगा। उसकी वॉल जो होती है वो बहुत थिन होती है, जैसे अंगूर की स्किन ऊपर की बहुत थिन होती है, और लार्ज सरफेस एरिया होता है। अंगूर भी फूला हुआ होता है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है। और ये रिच ब्लड सप्लाई करता है, बहुत ब्लड सप्लाई अच्छे से करता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इस एल्वेलाई का, मेन फंक्शन जो इस एल्वेलाई का होता है वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है, गैसियस एक्सचेंज। जो गैस हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, वो एब्जॉर्ब करता है, और हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर रिलीज करता है, ठीक है। यही काम होता है, यही मेन फंक्शन होता है। वो पूछेगा एग्जाम में, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्वेलाई, यार व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई, ठीक है। तो आप बोलेंगे गैसियस एक्सचेंज का काम करता है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में बताया गया है, ये देखिए ऑक्सीजन जो है वो इन हो रहा है एल्वेलाई में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी, जब हम, हाँ सॉरी, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ देखिए, अंदर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है वो आउट हो रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लू कलर से जो भी दिखाया गया है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे जो एक डिफरेंट कलर यूज किया गया है पिंक टाइप का, वो ऑक्सीजन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है और ऑक्सीजन को इन करता है, जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में जाता है वो, और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसकी सप्लाई कौन करेगा, हम बाहर से लेते हैं। फिर वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड पूरे ट्रांसपोर्ट, ब्लड का काम ही होता है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। वो ऑक्सीजन को अपने ऊपर कैरी करता है, अपने ऊपर रखता है, और वो पूरी बॉडी में सप्लाई करता है ऑक्सीजन को। हरे राम राम। ठीक है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, तो ब्लड हमारा क्या होता है, कैरियर होता है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अभी आगे आएगा आपके, अभी हम डिस्कशन करेंगे पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हमारे बॉडी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहला हमने क्या डिस्कशन किया, न्यूट्रिशन डिस्कशन किया। सेकंड हमने टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कशन किया, ह्यूमन में न्यूट्रिशन डिस्कशन किया, अमीबा में न्यूट्रिशन डिस्कशन किया, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का पूरा डिस्कशन किया। रेस्पिरेशन आज हमने पूरा डिस्कशन किया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ठीक है। थोड़ा सा मैं आज डिस्कस करूंगी, बाकी आगे मैं उसका मतलब कल की वीडियो में होगा डिस्कशन। हाँ तो देखिए, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स, आपको बस थोड़ी सी छोटी जानकारी दे देती हूँ, किससे होता है भाई, हमारे हार्ट से होता है। देखिए यहाँ पे हार्ट का जो शेप बना है वो सही बना है, या जैसा आपके इमोजी में शो होता है मोबाइल के, वैसा होता है हार्ट। यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बंद मुट्ठी जैसा। हमारा हार्ट कैसा होता है, एक बंद मुट्ठी जितना ही होता है, ठीक है। फीस्ट, फीस्ट बोलते हैं इसको, है ना, मुट्ठी को फीस्ट बोलते हैं।
सो ये जो हमारा फीस्ट है ना, ऐसा ही हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसा ही दिखता है, ठीक है, एक बंद मुट्ठी जैसा फीस्ट। और ये जो हमारा जो है ये हार्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ह्यूमन हार्ट का है, ठीक है। हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कि हमारे बॉडी में पूरा सर्कुलेशन करना, किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है बाहर निकालने के लिए, है ना। सो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन मेन कंपोनेंट हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो कौन कौन है? फर्स्ट इज हमारा हार्ट है। हार्ट का ही काम होता है ब्लड को पंप करना। पूरे हार्ट जो है पहले हार्ट से लेके पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, फिर फुल बॉडी से ब्लड का सप्लाई कहाँ पे होता है? हमारे हार्ट में होता है। तो ये सिस्टम चलता रहता है, पहले हार्ट में जाता है, वो प्योर होता है, फिर उसके बाद इम्प्योर हार्ट, फिर ब्लड जो है वो फिर से हार्ट में आता है प्योर होने के लिए। सो ब्लड को पंप करता रहता है। हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना ब्लड को, ठीक है। और हार्ट हमारा कैसा दिखता है? एक फीस्ट जैसा दिखता है, मुट्ठी जैसा दिखता है, ठीक है, मस्कुलर होता है, फीस्ट जैसा दिखता है, ठीक है। और ब्लड, ब्लड सबको पता है ये फ्लूइड है, फ्लूइड टिश्यू है ब्लड। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड टिश्यू होता है ब्लड, और ब्लड वेसल्स, वेसल्स जो हमारी देखिए नसें बनी हुई है बॉडी में सारी, उसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हार्ट है। हार्ट ये कैसा है? एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है भाई हार्ट हमारा, ठीक है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके बिना तो कोई कहानी खत्म हो जाती है फिर। सो हार्ट का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान से थोड़ा पढ़ना है। कल हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा? 4 चैम्बर्ड होता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इतना आप माइंड में याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है ह्यूमन हार्ट जो है वो कितने चैम्बर्ड का होता है, हमारा हार्ट जो है वो कितने चैम्बर्ड का होता है? सो 4 चैम्बर्ड होता है हमारा हार्ट। कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर, इसमें 4 अलग अलग भाग में बटा रहता है, ठीक है। सो आगे की वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ प्लीज आप कुछ कमेंट किया करिए कि वीडियो आपको अच्छी लगी। हाँ, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अपडेशन मुझे दिया करो, आपने पढ़ाई कितने टाइम की है, ठीक है, आपको क्या डाउट आ रहे हैं, आप प्लीज आप वो सब मुझसे कमेंट में पूछिए। और आप पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी सो प्लीज आप जाके वॉच करिए, तभी आपको आगे वाली वीडियो समझ में आएंगी, है ना। तो प्लीज 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 आप लाइक जरूर किया करिए, अगर वीडियो को वॉच करते हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए। और अब मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूंगी, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो, आप बिल्कुल बायोलॉजी बुलेट से बिल्कुल बूस्ट हो जाए एग्जाम के लिए, है ना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।